हेलो। मैं सुनील बोल रहा हूँ। मेरे चैनल का नाम है सुनील मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्लासेस। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है लोड सेल्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और इंडस्ट्री में इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। तो देखिए, लोड सेल्स को अगर आपको प्रैक्टिकली देखना हो तो सब जगह जो अवेलेबल होता है, वो आपने देखा होगा कि जो हलवाई की दुकान होती है उस पर जो मिठाई वो तौलता है, तो वहाँ पर वो डिजिटल जो वेइंग बैलेंस होता है, ठीक है ना, जिस पे हम वज़न नापते हैं, तो उसमें डिजिटल रीडिंग जो आती है वो सबसे बढ़िया एग्जांपल है लोड सेल्स का। ठीक है। इसी तरीके से जो आपकी सीएनसी यूटीएम मशीन होती है, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन होती है, तो उसमें भी जो है, जब हम लोड अप्लाई करते हैं, चाहे हम टेंशन लोड अप्लाई करें चाहे कंप्रेशन लोड अप्लाई करें, तो वहाँ पर भी जो है लोड सेल का प्रयोग किया जाता है। तो वहाँ पे जो सारा लोड की जो रीडिंग आती है, डिजिटल रीडिंग आती है, वो भी लोड सेल की सहायता से आती है। तो लोड सेल को हम एक्सप्लेन करते हैं। तो लोड सेल जो है एक्चुअली में क्या होती है, लोड सेल में जो है हम जब फोर्स लगाते हैं किसी वर्क पीस के ऊपर, तो उस वर्क पीस के ऊपर जो लोड लग रहा है, फोर्स लग रहा है, उसको हमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना है, परिवर्तित करना है। तो इस कार्य के लिए जो दो ट्रांसड्यूसर्स का प्रयोग होता है, एक होता है प्राइमरी ट्रांसड्यूसर, दूसरा होता है सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर आपको पता ही है क्या होता है। ट्रांसड्यूसर एक राशि को दूसरी राशि में परिवर्तित करने का कार्य करता है, यानी ट्रांसड्यूसर कन्वर्ट्स वन फिजिकल क्वांटिटी इनटू अनदर फिजिकल क्वांटिटी। तो यहाँ पर प्राइमरी ट्रांसड्यूसर का भी प्रयोग करते हैं और सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर का भी प्रयोग करते हैं। तो प्राइमरी ट्रांसड्यूसर जो होता है वो यहाँ पर एक इलास्टिक मेंबर होता है, यानी प्रत्यास्थ सदस्य। यानी बल लगाएंगे तो उसकी डायमेंशंस चेंज हो जाएंगी, बल हटाएंगे तो उसकी डायमेंशंस वापस आ जाएंगी। इसी तरीके से सेकेंडरी जो ट्रांसड्यूसर होता है उसके रूप में हम स्ट्रेन गेज का प्रयोग करते हैं। स्ट्रेन गेज जो है वो प्रत्यास्थ सदस्य यानी इलास्टिक मेंबर पर आरोपित होती हैं। लोड मेजरमेंट यानी भार मापन के लिए लोड सेल का प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है। लोड सेल्स भार मापन के लिए सबसे अधिक लोकप्रिय यंत्र है। तो सबसे ज़्यादा जो लोड सेल प्रयोग में लाई जाती है उसका नाम है स्ट्रेन गेज लोड सेल। ठीक है। इसको इलेक्ट्रिक लोड सेल भी कहते हैं। तो भार को मापने के लिए यह हर बार सेल पर लगे भार के समानुपाती विद्युत प्रतिरोध इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस का आउटपुट देता है। यानी इस लोड सेल में जो स्ट्रेन गेज लगी होती है, वहाँ से हमें आउटपुट मिलता है, इलेक्ट्रिकल आउटपुट, यानी रेसिस्टेंस के फॉर्म में हमें आउटपुट मिलता है। उस आउटपुट को हम जो है कैलिब्रेट कर लेते हैं डायरेक्ट लोड के टर्म्स में। तो हमें जो डायरेक्ट फाइनली जो हमें रीडिंग मिलती है वो डायरेक्ट हमें लोड की वैल्यू दिखाता है, ना कि रेसिस्टेंस की वैल्यू। हमें रेसिस्टेंस की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें तो लोड की वैल्यू चाहिए। तो हम तो उसको कैलिब्रेट लोड के टर्म्स में करेंगे, रेसिस्टेंस के टर्म्स में थोड़ी करेंगे। फिर लोड सेल का जो डिज़ाइन है वो तनाव तथा संपीड़न, टेंशन एंड कंप्रेशन में कार्य करने के लिए किया जाता है। यानी लोड सेल जो है वो इस तरह से डिज़ाइन की जाती है कि वो टेंशन में भी कार्य कर सके और कंप्रेशन में भी कार्य कर सके। तो लोड सेल जो है इस तरीके से तीन प्रकार की हो गई हैं। एक तरह की लोड सेल ऐसी होती हैं जो केवल टेंशन में कार्य कर सकती हैं। दूसरी तरह की लोड सेल ऐसी होती हैं जो कंप्रेशन में कार्य कर सकती हैं। तीसरी तरह की लोड सेल ऐसी होती हैं जो टेंशन और कंप्रेशन दोनों में कार्य कर सकती हैं। इनको हम बोलते हैं यूनिवर्सल लोड सेल। तो यूनिवर्सल लोड सेल का मतलब है कि वह लोड सेल जो टेंशन और कंप्रेशन दोनों में कार्य कर सके। तो लोड सेल में स्ट्रेन गेज को बॉन्डेड करते हैं। बॉन्डेड करने का मतलब है कि उसको पेस्ट किया जाता है। तो लोड सेल में स्ट्रेन गेज को बॉन्डेड करके धातु सदस्य यानी मेटल मेंबर से इंसुलेटेड किया जाता है। भार मापन के समय धातु सदस्य यानी मेटल मेंबर के डायमेंशनल चेंज विमा परिवर्तन होने पर यह लोड सेल स्ट्रेन गेज में समानुपाती परिवर्तन उत्पन्न करती है। ठीक है। तो स्ट्रेन गेज से एक हम व्हीटस्टोन सर्किट ब्रिज जुड़ा रहता है, जिसके द्वारा रेसिस्टेंस में, प्रतिरोध में जो परिवर्तन होता है उसका मापन हम यथार्थतापूर्वक एक इंडिकेटर या रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट को दे देते हैं, जिसे हम डायरेक्टली सीधे ही पढ़ लेते हैं। अब हम जो है लोड सेल के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। ये तो मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया है कि कैसे क्या होता है। अब हम लोड सेल के बारे में और डिटेल में जानने का प्रयास करते हैं। तो इसमें हम बेसिकली, मैंने आपको बता ही दिया करते क्या है कि इसमें हम बेसिकली फोर्स जो होता है, लोड जो होता है, उसको हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल हमें मिलता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल दो तरह के होते हैं, या तो वोल्टेज सिग्नल या रेसिस्टेंस सिग्नल। तो यहाँ पे हमें जो मिलता है रेसिस्टेंस सिग्नल मिलता है। स्ट्रेन गेज लोड सेल का प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है। तो आपको पता ही है कि जो स्ट्रेन गेज होती है वो एक पैसिव ट्रांसड्यूसर होती है। पैसिव ट्रांसड्यूसर और एक्टिव ट्रांसड्यूसर दो तरह के ट्रांसड्यूसर्स होते हैं। एक्टिव ट्रांसड्यूसर वो होता है जिसमें कि
हमें किसी भी प्रकार की बाहर से आउटपुट इलेक्ट्रिकल आउटपुट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन पैसिव ट्रांसड्यूसर जो होते हैं उसमें हमें बाहर से इलेक्ट्रिकल आउटपुट की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि आपने देखा होगा जो वेइंग बैलेंस होते हैं हलवाई की दुकान पर, उसको चलाने के लिए हमें बिजली की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अगर लाइट चली जाए तो वो हमें कोई रीडिंग वहाँ पर नहीं मिलती है। यानी इसको चलाने के लिए किसी बाहरी आउटपुट यानी इलेक्ट्रिकल आउटपुट की ज़रूरत पड़ती है, एसी वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें हमने बेसिकली क्या किया है, मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट को रेसिस्टेंस चेंज प्रतिरोध परिवर्तन में परिवर्तित किया करते हैं स्ट्रेन गेज में। तो स्ट्रेन गेज क्या कार्य करता है, स्ट्रेन गेज जो है वो किसी ऑब्जेक्ट की स्ट्रेन को मेज़र करने का कार्य करता है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा ये जो मैं आपको डायग्राम दिखा रहा हूँ, डायग्राम देख रहे हैं हम इसमें, तो इस डायग्राम को देखते हैं और हम स्ट्रेन गेज को समझने का प्रयास करते हैं। तो स्ट्रेन गेज जो है, तो बेसिकली क्या है कि स्ट्रेन गेज को पहले हम कुछ सारे स्ट्रेन गेज के डायग्राम्स देखेंगे। एक डायग्राम तो ये है, इसकी वर्किंग को हम एक्सप्लेन करेंगे अभी। तो पहले हम सारे स्ट्रेन गेज के डायग्राम देख लेते हैं। देखिए ये स्ट्रेन गेज का एक डायग्राम है, ये देखिए ये एक स्ट्रेन गेज का डायग्राम है छोटा सा। ये एक यूटीएम मशीन का एक मॉडल है। ठीक है, ये जो आप डायग्राम देख रहे हो ये इसका डायल है, वो बड़ा करके आपको दिखाया हुआ है। और ये जो है एक छोटा सा कंप्रेशन यूटीएम मशीन का छोटा सा मॉडल है। ये भी जो है और लोड सेल का डायग्राम है। ये जो मैं बेइंग बैलेंस की बात कर रहा था आपको कि यहाँ पे हम सब्जी रखते हैं या मिठाई रखते हैं, तो उसका जो हमें आंसर मिलता है वो डायरेक्टली हमें केजी में मिल जाता है। वो इतने किलो मिठाई है, इतने किलो सब्जी है, इतने किलो आलू है, तो वो सब यहाँ पे हमें रीडिंग देखने को मिल जाती है। तो लोड सेल मैंने आपको बताया भी है कितने तरह की होती है। तो लोड सेल जो है वो शेयर फोर्स में भी कार्य कर सकती है। ठीक है, टेंशन में कार्य कर सकती है। ये टेंशन का दिखा रखा है उन्होंने, ये टेंशन में कार्य कर सकती है। ये कंप्रेशन के लिए है। ठीक है, तो ये भी टेंशन के लिए है। और कुछ ऐसी होती है जो टेंशन कंप्रेशन दोनों में कार्य कर सकती हैं लोड सेल। तो 3 तरह की लोड सेल बताई मैंने आपको। कुछ लोड सेल टेंशन में कार्य करती हैं खाली, कुछ कंप्रेशन में कार्य करती हैं, कुछ लोड सेल टेंशन और कंप्रेशन दोनों में कार्य करती हैं। तो लोड सेल जो है, लोड सेल का जो मेन एलिमेंट है वो होता है हमारा लोड सेल का जो मेन एलिमेंट है वो होता है हमारा इसमें स्ट्रेन गेज। तो थोड़ा सा स्ट्रेन गेज के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा सा हम इससे पहले वाले लेक्चर में डिटेल में हम पढ़ चुके हैं, लेकिन हम थोड़ा इसमें मेन हम इसमें पढ़ेंगे। तो ये जो आप स्ट्रेन गेज का डायग्राम देख रहे हैं, तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, ये वाला जो डायग्राम, इस डायग्राम को अगर हम ध्यान से देखें तो इस डायग्राम में अगर आप देखें ये एक स्ट्रेन गेज का डायग्राम है और ये भी एक स्ट्रेन गेज का डायग्राम है। तो ये जो डायग्राम है, इन तीनों को अगर हम कंपेयर करें, तो तीनों को अगर हम कंपेयर कर रहे हैं, तो तीनों डायग्राम मैंने आपको यहाँ सामने रख दिए हैं। तो तीनों डायग्राम में ये तो ओरिजिनल स्ट्रेन गेज है। ठीक है, स्ट्रेन गेज में मैं आपको बताया कि स्ट्रेन गेज में जो वायर होता है वो इलेक्ट्रिक मेटल का बना होता है। यानी जब हम टेंसाइल फोर्स लगाएंगे तो उसकी डायमेंशंस बढ़ जाएंगी, यानी उसकी लेंथ बढ़ जाएगी। और जब हम कंप्रेशन फोर्स लगाएंगे तो उसकी लेंथ घट जाएगी। इसमें क्या है कि जब हम टेंशन फोर्स, ये लगा रखा है टेंशन फोर्स, जब हम टेंशन फोर्स लगा रहे हैं तो उसकी वायर की डायमेंशंस बढ़ जा रही हैं, यानी लेंथ बढ़ जाएगी और क्रॉस सेक्शनल एरिया घट जाएगा। तो उसकी स्ट्रेन गेज की पोजीशन इसमें इस तरीके से हो जाती है। अगर हम कंप्रेशन फोर्स लगा रहे हैं तो उसकी लेंथ जो वायर है उसकी लेंथ घट जाएगी और क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ जाएगा, और ये जो है इस तरीके की शेप उसमें हो जाएगी। तो ये स्ट्रेन गेज की डिफरेंट पोजीशंस हैं, कैसे कैसे स्ट्रेन गेज में की डायमेंशंस चेंज होती हैं। फिर जो है और जो है हम इसमें बात कर रहे हैं, तो और भी इसमें जो है ये इस डायग्राम को हम एक्सप्लेन करेंगे, इससे हम समझेंगे क्या होता है। तो ये स्ट्रेन गेज का डायग्राम है। मैंने आपको बताया अभी 2 तरह की स्ट्रेन गेज होती हैं, एक होती है बॉन्डेड और एक होती है नॉन बॉन्डेड स्ट्रेन गेज। तो बॉन्डेड स्ट्रेन गेज का आपको पता ही क्या होता है। स्ट्रेन गेज में सिंपल वायर होते हैं, उसको एक पेपर पर या कोई जो है प्लास्टिक मटेरियल होता है उसके ऊपर पेस्ट करते हैं। ठीक है, और उसके ऊपर फिर से एक पेपर या प्लास्टिक रखते हैं, तो उसको बोलते हैं बॉन्डेड, यानी उसको बॉन्ड किया हुआ है इसके बीच में। ठीक है, अगर जो स्ट्रेन गेज का जो वायर है उसको केवल हम एक सरफेस पर रखें और ऊपर उसके ऊपर दूसरी सरफेस ना ढकें, तो उसको बोलते हैं अनबॉन्डेड। ठीक है, तो ये अंतर है इसमें। अगर हम किसी जो वायर है उसके नीचे भी हम लोअर सरफेस पर भी हम एक पेपर रखें या कोई प्लास्टिक रखें
ठीक है, यानी कि इंसुलेटेड कोई मटेरियल का बना हुआ कवर रखें और ऊपर भी रखें तो उसको बोलते हैं बॉन्डेड। अगर इसमें हम केवल नीचे की तरफ ही लोअर सरफेस पे ही कवर रखें और अपर सरफेस पे कवर ना रखें तो उसको बोलते हैं अनबॉन्डेड सरफेस, अनबॉन्डेड स्ट्रेन गेज। तो यही हमें इसमें यहाँ पे दिखा रखा है अनबॉन्डेड और अनबॉन्डेड स्ट्रेन गेज जो है वो क्या होता है। जब हम लोड लगाते हैं तो ये जो है खिंचती हैं, वायर खिंचती हैं, तो यानी वायर की लेंथ बढ़ जाएगी, टेंसाइल लोड लगाने पे वायर की लेंथ बढ़ जाएगी और कंप्रेसिव लोड लगाने पे वायर की लेंथ जो है वो घट जाती है। तो ये वैसे इसमें समझने की बात है मेन। और ये सर्किट का डायग्राम है, इस सर्किट के डायग्राम को भी हम समझेंगे। इससे पहले जो है और इसमें हम देख लेते हैं। देखो इस वाले डायग्राम को और समझते हैं। इस वाले डायग्राम को अगर आप समझें तो इसमें आप देख रहे हैं कि एक सिंपल यूटीएम मशीन जो होती है, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन जो होती है, उसमें हमने यहाँ पे जो है ये इस तरह से वर्कपीस रखा हुआ है और दो जॉस के बीच में इसको कंप्रेस, ये जो वर्कपीस रखा हुआ है, ये वर्कपीस रखा हुआ है। इस वर्कपीस को हम इसको हम नीचे की तरफ ले आते हैं तो इसको कंप्रेस करते हैं तो यहाँ पे हमें डायरेक्ट रीडिंग मिलती है। तो इसमें भी हम लोड सेल का प्रयोग करते हैं। तो लोड सेल का प्रयोग करके जो है हम जो हमारा लोड लग रहा है उसको हम डायरेक्ट डिजिटल फॉर्म में हम रीडिंग ले सकते हैं उसकी, यानी हमें जो हमने फोर्स लगाया उसकी हमने जो है इलेक्ट्रिकल आउटपुट ले लिया। तो इलेक्ट्रिकल आउटपुट कैसे लेते हैं उसकी वर्किंग को अभी मैं समझाऊंगा। अभी मैं सिंपल जस्ट इंस्ट्रूमेंट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये लोड सेल है, इस तरीके की ये टेंसाइल लोड सेल है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो आपकी जो स्ट्रेन गेज होती है वो केवल इस सरफेस पे यहाँ लगा देते हैं और एक नीचे की सरफेस पे लगा देते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से है। देखो ये सिंपल लाइन डायग्राम है। लाइन डायग्राम को देखो समझो क्या होता है। लाइन डायग्राम में देखो बेसिकली क्या होता है, बेसिकली इसमें ये होता है कि जब किसी ऑब्जेक्ट का हमें जो है लोड निकालना होता है डिजिटल फॉर्म में, तो उसमें हम क्या करते हैं कि ये हमारा लोड बटन है, ठीक है, इसके ऊपर मान लीजिए हमने यहाँ पे लोड लगाया। जब हम इसके ऊपर लोड लगाएंगे तो ये एक डायफ्राम है, तो इसमें क्या होगा कि इसमें डिस्प्लेसमेंट होगा। जब इसमें डिस्प्लेसमेंट होगा तो ये कंप्रेशन फोर्स लगाएगा। कंप्रेशन फोर्स किस पे लगाएगा, ये जो स्ट्रेन गेज देख रहे हैं आप, इस स्ट्रेन गेज के ऊपर कंप्रेसिव लोड लगेगा तो क्या होगा, तार जो होते हैं स्ट्रेन गेज में उसकी जो लेंथ है वो घट जाएगी, क्रॉस सेक्शनल एरिया उसका बढ़ जाएगा, यानी कि उसमें जो रेसिस्टेंस है वो घट जाएगा। स्ट्रेन गेज में जो रेसिस्टेंस होगा वो घट जाएगा। जो फार्मूला होता है ना हमारा R=ρL/A, तो इसमें जो है रो क्या होता है, प्रतिरोधकता होती है, यानी रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, पदार्थ की प्रतिरोधकता। एल जो है वो लेंथ ऑफ द मटेरियल, लंबाई होती है तार की, वायर की लेंथ। और ए जो है वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, यानी तार का अनुप्रस्थ कांट का क्षेत्रफल होता है। यानी इसमें आप देख रहे हैं कि एल अगर घट रहा है और ये अगर बढ़ रहा है तो जो रेसिस्टेंस है वो जो है घटेगा। जब रेसिस्टेंस घटेगा तो इससे क्या होगा कि जो रेसिस्टेंस घट रहा है, ठीक है, यानी कंप्रेशन फोर्स लग रहा है तो रेसिस्टेंस घट रहा है। इसी तरीके से अगर हम इस पर टेंसाइल लोड लगाएं तो इसकी वायर की लेंथ बढ़ेगी, क्रॉस सेक्शनल एरिया घटेगा। इसका मतलब होगा कि R=ρL/A फार्मूले से, सूत्र से जो रेसिस्टेंस है वो बढ़ेगा। यानी कि इसमें क्या होगा कि जब कंप्रेसिव लोड लगाते हैं तो रेसिस्टेंस घटता है और जब टेंसाइल लोड लगाते हैं तो रेसिस्टेंस बढ़ता है। ये जो रेसिस्टेंस है यानी प्रतिरोध है तार का, वो बढ़ रहा है या घट रहा है, उसके हिसाब से जो है हम जो सिग्नल हमें मिलता है रेसिस्टेंस का, उसको एक रेसिस्टेंस जो हमारे पास अमीटर होता है वहाँ पर हम इसकी रीडिंग को ले लेते हैं और उसको डायरेक्ट कैलिब्रेट कर लेते हैं लोड के टर्म में। यानी कि हम पेन पेंसिल कैलकुलेटर लेके बैठेंगे, हमें आंसर ले मिलेगा, हम डायरेक्ट उसको कैलिब्रेट करते हैं, स्केल बनाते हैं। उसके लिए हम एनालॉग स्केल बना लेते हैं या डिजिटल स्केल बना लेते हैं, तो उसमें हमें डायरेक्ट लोड की वैल्यू मिल जाती है। तो इस तरीके से हम जो है टेंशन फोर्स या कंप्रेशन फोर्स यानी तनाव या संपीड़न के लिए जो है जो हमने किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाया है तो उसको हमने रेसिस्टेंस में आउटपुट जो है हमने इलेक्ट्रिकल आउटपुट रेसिस्टेंस के फॉर्म में ले लिया और इस रेसिस्टेंस को हम कैलिब्रेट कर लेते हैं लोड के टर्म में। डायरेक्ट हमें जो रीडिंग मिलती है वो एनालॉग या डिजिटल फॉर्म में मिलती है। तो इस तरीके से हम उसको वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलिब्रेट कैसे करते हैं, अंशांकन बोलते हैं कैलिब्रेट को हिंदी में। कैलिब्रेशन कैसे करते हैं, कैलिब्रेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लोड लगाएंगे, उसके अकॉर्डिंगली रेसिस्टेंस में चेंज देखेंगे कितना आ रहा है, उसके हिसाब से टेबल बनाएंगे 50-100 रीडिंग्स के लिए, तो उसका एवरेज निकालेंगे और उसके अकॉर्डिंगली स्केल सेट करेंगे। भाई इतना रेसिस्टेंस चेंज होगा तो इसका मतलब है कि जब इतना लोड लगाएंगे तो इतना रेसिस्टेंस चेंज हो रहा है, तो फिर हम इसकी रिवर्स कैलकुलेशन करेंगे, भाई इतने रेसिस्टेंस चेंज पे इतना हमें लोड आंसर हमारा आ रहा है। तो इस तरीके से हम डायरेक्ट इसमें कैलिब्रेशन कर लेते हैं, अंशांकन कर लेते हैं हमारी रीडिंग का, तो डायरेक्ट हमें रीडिंग मिलती है। तो ये इसमें हमारा मेन कंसेप्ट रहता है। तो
इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो स्ट्रेन गेज है, तो स्ट्रेन गेज का ये वायर है और यहाँ पे हमें रेसिस्टेंस आउटपुट मिल रहा है जो बढ़ रहा है या घट रहा है। लोड बढ़ाते हैं हम, घटाते हैं, तो उसके अनुसार हमें रीडिंग मिलती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो सब्जी वाला होता है, आलू है मान लीजिए उसमें रख रहा है वेइंग बैलेंस पर, तो जब ज़्यादा हो जाते हैं तो वो हटाता है तो रेसिस्टेंस कम हो जाएगा, और जब वो बढ़ाएगा मतलब आलू उसने कम रख दिया, वो रेसिस्टेंस बढ़ाए, आलू और ज़्यादा रखेगा तो रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो ये इसी हिसाब से लोड सेल होती है और डायरेक्ट हमें जो है इसमें रीडिंग मिलती है। तो इसमें बेसिकली प्राइमरी ट्रांसड्यूसर और सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर दो तरह के ट्रांसड्यूसर का हम प्रयोग करते हैं। सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर जो होता है वो स्ट्रेन गेज जो है वो सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर का कार्य करता है, और प्राइमरी ट्रांसड्यूसर में हम एक इलास्टिक मेंबर रखते हैं। यानी कि पहले हमें क्या हुआ, फोर्स को हमने डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट करा प्राइमरी ट्रांसड्यूसर के द्वारा। सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर में इस डिस्प्लेसमेंट को यानी कि ये जो यहाँ से जो इलास्टिक मेंबर इस पर जो फोर्स लगा, उसकी वजह से जो स्ट्रेन गेज के जो तार हैं, वायर हैं, उसमें जो टेंशन या कंप्रेसर लगाने पर उनकी लेंथ में जो वृद्धि या कमी आई, बढ़ोतरी या कमी आई, तो उसको अनुसार हमें रेसिस्टेंस में चेंज मिलता है। अगर लंबाई बढ़ेगी तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा, लंबाई घटेगी तो रेसिस्टेंस घटेगा। तो उसके अनुसार हम डिसाइड कर सकते हैं कि लोड की वैल्यू बढ़ रही है या घट रही है। अगर लोड की वैल्यू बढ़ रही है तो रेसिस्टेंस की वैल्यू क्या होगा, क्योंकि लोड की वैल्यू बढ़ेगी तो इसका मतलब सपोज़ करिए हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कंप्रेसिव लोड लगा रहे हैं। कंप्रेसिव लोड लगा रहे हैं तो क्या होगा कि जितना ज़्यादा हम उसको कंप्रेशन करेंगे तो लेंथ, जो स्ट्रेन गेज का जो तार है उसकी जो वायर की लेंथ है वो घटेगी तो इसका मतलब रेसिस्टेंस और घटेगा। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम टेंसाइल फोर्स लगाएंगे तो जो तार का जो स्ट्रेन गेज का जो तार है उसकी जो लंबाई है वो बढ़ेगी तो उतना ही रेसिस्टेंस उसमें बढ़ेगा। तो इस हिसाब से हम जो है हमें रीडिंग मिल जाती है और हम उसको डायरेक्ट कैलिब्रेशन कर लेते हैं लोड के टर्म्स में। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि जो रेसिस्टेंस है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर। ठीक है ना। तो यही हमें लेंथ में देखना है। और बॉन्डेड और अनबॉन्डेड दो तरह के स्ट्रेन गेज होते हैं। तो ये हमने डायग्राम दिखाया है। इसके अलावा जो है मेजरमेंट कैसे करते हैं वो हम यहाँ पे डायग्राम में देखेंगे। ये मैं आपको सब वो यहाँ पर जो है इसमें लिखा हुआ है। देखिए, तो मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेन गेज दो तरह के होते हैं, बॉन्डेड और अनबॉन्डेड। ठीक है। टेंशन के लिए क्या होगा, देखिए फार्मूला देखो पहले ही वाला है, R = रो एल अपॉन ए। रो प्रतिरोधकता, रेसिस्टिविटी, एल लेंथ, ए क्रॉस सेक्शनल एरिया, तार का अनुप्रस्थ कांच का क्षेत्रफल। एल बढ़ाएंगे तो ए घटेगा तो आर बढ़ेगा, एल घटाएंगे ए बढ़ेगा तो आर घटेगा। मतलब एल के हिसाब से आर है। रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर। स्ट्रेन गेज के तार की लंबाई बढ़ेगी तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा, स्ट्रेन गेज के तार की लंबाई घटेगी तो रेसिस्टेंस घटेगा। ठीक है। तो तार की लंबाई कब बढ़ेगी, जब टेंसाइल फोर्स लगेगा। तार की लंबाई कब घटेगी, जब कंप्रेशन फोर्स लगेगा। इसके अलावा रो एक इसमें वर्ड यूज़ करा हमने, रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। तार का जो मटेरियल होता है, पदार्थ होता है, इसकी रेसिस्टिविटी यानी प्रतिरोधकता। यानी ये क्या करती है, ये करंट फ्लो, जो प्रतिरोधकता जितनी ज़्यादा होगी करंट फ्लो उतना कम होगा। उल्टा होता है इसमें, प्रतिरोधकता जितनी कम होगी करंट फ्लो उतना अधिक होगा। यानी ये करंट फ्लो को अलाउ करती है कम या ज़्यादा होने के लिए। तो ये मैंने थोड़ा सा बताया आपको। इसके अलावा लोड सेल में जो है निम्नलिखित त्रुटियाँ हो सकती हैं। सबसे पहले है इसमें हिस्टेरिसिस। हिस्टेरिसिस का मतलब होता है कि जब हम तार की लंबाई में वृद्धि करते हैं, जब टेंसाइल फोर्स लगाते हैं तो तार की लंबाई बढ़ जाती है। तो तार जब टेंसाइल लोड हटा लेते हैं तो जब तार वापस आता है अपनी इनिशियल पोजीशन पर, तो अगर हिस्टेरिसिस लॉस ज़्यादा होंगे तो वो अपनी इनिशियल पोजीशन पर सही तरीके से वापस नहीं आ पाएगा। जितने ज़्यादा हिस्टेरिसिस लॉस होंगे उतना ज़्यादा वो कम वापस आ पाएगा। तो इसको सही करने के लिए हमें क्या करना है कि जो स्ट्रेन गेज का जो तार है उसके लिए हम सही पदार्थ का चयन करें। क्रीप क्या होती है, क्रीप होती है जब टेम्परेचर कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी वस्तु को हम रखते हैं तो एक समय के पश्चात वो फेल हो जाती है। क्रीप फेल्योर बोलते हैं इसको। तो इसका दूर करने के लिए हम क्या करना होता है, एडहेसिव और जो हमने स्ट्रेन गेज के जो वायर है इसको हमने जो इंसुलेटेड मटेरियल पर चिपकाया हुआ है, पेस्ट किया हुआ है, तो वो उसके लिए सही एडहेसिव का प्रयोग करें। ठीक है। और इसी तरीके से सही आकार की ज्यामिति को चुनकर, है ना, शेप की जो ज्योमेट्री है उसको सही चुनाव करें। उसका टेम्परेचर, व्हीटस्टोन ब्रिज जो होता है उसमें जो टेम्परेचर सेंसिटिव रेसिस्टर्स को सीरीज़ में लगाकर इस समस्या को हम दूर कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, जो टेम्परेचर बढ़ने से जो है हमें जो रेसिस्टेंस पे प्रभाव पड़ता है। यानी जो तार का जो प्रतिरोध है, रेसिस्टेंस है, वो तापमान के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तापमान बढ़ता है तो तार का प्रतिरोध
तार के पदार्थ का प्रतिरोध बढ़ जाता है, तापमान घटता है तो तार के पदार्थ का प्रतिरोध जो है वो घट जाता है। तो इस समस्या को दूर करने के लिए हम व्हीटस्टोन ब्रिज में टेम्परेचर सेंसिटिव रसिस्टर्स को सीरीज़ में लगाकर दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसकी बात थी। इसके अलावा एक और ये सर्किट है, इस सर्किट को हम समझेंगे, इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो ये जो सर्किट है इसमें आप देख रहे हैं, तो बेसिकली क्या है कि ये एक तरह की ये लोड सेल दिखा रखी है टेंसाइल लोड के लिए। इसमें एक ये यहाँ पर लगाया हुआ है स्ट्रेन गेज, एक यहाँ पे लगाया हुआ है, एक यहाँ पे लगाया हुआ है, एक यहाँ पे लगाया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा ये स्ट्रेन गेज का फाइनल ये इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू है, ये दिखा रखा है। और इसको यहाँ इस वाले डायग्राम में व्हीटस्टोन सर्किट ब्रिज में इसको फिट करके दिखाया हुआ है। यानी एक ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट ब्रिज में जो हम इसको लगाते हैं रेसिस्टेंस को, स्ट्रेन गेज को, वो हम चारों रेसिस्टेंस में भी लगा सकते हैं, 2 में भी लगा सकते हैं, 1 में भी लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब हम रीडिंग लेनी होती है हमें, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो रेसिस्टेंस व्हीटस्टोन रेसिस्टेंस ब्रिज है उसके जितने चारों रेसिस्टेंस है, चारों प्रतिरोध हैं, उस पर रीडिंग को 0 कर देते हैं, प्रतिरोध को 0 कर देते हैं। फिर हम लोड लगाते हैं और फिर देखते हैं कि जो रेसिस्टेंस है उसमें कितना हमारा परिवर्तन आ रहा है। ठीक है, हम 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो हम प्रतिरोध को 0 कर दें या जो उनमें रीडिंग आ रही है उन रीडिंग को बराबर कर दें। मान लें 5-5 ओम कर दी सब में रीडिंग, और उसमें जो परिवर्तन आएगा फिर उसको हिसाब से हम देखते हैं कि जो हमें फाइनल वोल्ट मीटर पर जो हमें रीडिंग मिल रही है, प्रतिरोध में परिवर्तन होने पर जो वोल्ट मीटर में हमें रीडिंग मिली है, तो उस वोल्ट मीटर पे जो वोल्टेज के टर्म में हमें रीडिंग मिली है, यानी अब हम जो हमें रेसिस्टेंस मिला, रेसिस्टेंस के अकॉर्डिंग जो हमने वोल्ट मीटर लगाया हुआ था, तो वोल्ट मीटर में जो डिफ्लेक्शन आया है रीडिंग में, तो उसको हम नोट कर लेते हैं। यानी हमने क्या करा, जो फोर्स लग रहा था उसको हमने इलेक्ट्रिकल आउटपुट में बदल दिया। पहले हमने उसको रेसिस्टेंस में लिखे गए, फिर फाइनली हमने वोल्ट मीटर लगा के वोल्ट मीटर पर रीडिंग ले ली। तो वोल्ट मीटर पर जो रीडिंग ले ली, इसको हम कैलिब्रेट कर लेते हैं डायरेक्ट लोड के टर्म्स में। तो हमें डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिल जाता है, यानी वोल्टेज जो मिलती है उस वोल्टेज को डायरेक्ट कैलिब्रेट कर लेते हैं, ताकि जो हमें आंसर मिले वो एनालॉग, उसके लिए हम एक डायल बना लेते हैं, एनालॉग डायल या डिजिटल डायल। तो उसके अकॉर्डिंग एनालॉग डायल बनाएंगे तो उसमें इंडिकेटर लगाना पड़ेगा, डिजिटल डायल बनाएंगे तो उसमें हमें नंबर्स के फॉर्म में रीडिंग मिल जाती है। तो ये हमने इसमें किया है। तो एक बार इसे शॉर्ट में समझा देता हूँ। इसमें क्या करते हैं कि ये जो लोड सेल होती है, लोड सेल में जो है हम जो सबसे ज़्यादा प्रमुखता से प्रयोग में लाई जाती है वो स्ट्रेन गेज लोड सेल प्रयोग में लाई जाती है। तो जब हम स्ट्रेन गेज होती है, स्ट्रेन गेज में होते हैं वायर। जब टेंसाइल लोड लगाएंगे या कंप्रेसिव लोड लगाएंगे तो जो स्ट्रेन गेज की जो वायर है उसमें उसकी लंबाई में परिवर्तन आएगा, या तो बढ़ेगी या घटेगी। तो लंबाई में जो परिवर्तन आएगा, इस लंबाई में परिवर्तन के लिए फिर हम एक स्ट्रेन गेज, जितने भी स्ट्रेन गेज लगा रहे हैं हम 1, 2 या 4, तो उसको हम व्हीटस्टोन सर्किट ब्रिज में जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद जो है ये जो व्हीटस्टोन सर्किट ब्रिज है ये फुल, हाफ या क्वार्टर होता है। फुल व्हीटस्टोन सर्किट ब्रिज में 4 रेसिस्टेंस, चार स्ट्रेन गेज होते हैं। हाफ व्हीटस्टोन सर्किट ब्रिज में 2 स्ट्रेन गेज होते हैं, और क्वार्टर व्हीटस्टोन सर्किट ब्रिज में केवल 1 स्ट्रेन गेज होता है। तो फाइनली जो इसमें स्ट्रेन गेज पे जो रीडिंग मिलती है उसको हम देख लेते हैं। उससे जो वोल्ट मीटर अटैच होता है, वोल्ट मीटर में जो डिफ्लेक्शन होता है वही वोल्टेज की रीडिंग होती है। फिर उसको हम डायरेक्ट कैलिब्रेट कर लेते हैं लोड के टर्म्स में, ताकि जो हमें आंसर मिले फाइनली, वो जो है हमें आंसर मिले वो डायरेक्ट लोड का मिले। कोई पेन पेंसिल कैलकुलेटर लेके नहीं बैठना हमें जो आंसर चाहिए वोल्ट मीटर के टर्म में नहीं चाहिए, हमें आंसर चाहिए डायरेक्ट लोड के टर्म्स में। यानी इस तरीके से हमने क्या करा कि जो लोड था हमने उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदला, इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्या वोल्टेज में बदला, वोल्टेज में बदलने के बाद डायरेक्ट हम उसको कैलिब्रेट कर लेते हैं लोड के टर्म्स में। ठीक है, तो इसके लिए हम कैलिब्रेशन कैसे करते हैं, अंशांकन कैसे करते हैं, हम इस पर क्या करते हैं, वही इतना लोड लगाया तो इतना वोल्टेज चेंज आया। मान लीजिए 1 किलोग्राम को लोड लगाया तो इतना मिली वोल्ट या इतना वोल्टेज में परिवर्तन आया। तो इस हिसाब से हम टेबल बना लेते हैं। 5 किलोग्राम को लोड लगाएंगे तो कितना आएगा, 10 न्यूटन का लोड लगाएंगे तो कितना आएगा वोल्टेज में परिवर्तन, 20 न्यूटन का लगाएंगे तो कितना वोल्टेज में परिवर्तन आएगा। फिर से टेबल बना लेते हैं 50-100 रीडिंग्स की, फिर उसका एवरेज निकालते हैं और उससे हिसाब से हम डायल बना लेते हैं। भाई एक जो खाना है, अगर हम सर्कुलर डायल बना रहे हैं 360 हमने खाने बना रखे हैं, तो एक खाना जो है, एक जो मार्किंग है वो कितने लोड को दर्शा रहा है वहाँ पर, तो वो लीस्ट काउंट निकाल लेते हैं, वो सब कैलकुलेशन कर लेते हैं। और डिजिटल स्केल बना रहे हैं तो इस तरह से हम उसकी रीडिंग ले लेते हैं। तो ये आपने देखा कि इस तरीके से हमने प्राइमरी ट्रांसड्यूसर और सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर का प्रयोग करके, यानी प्राइमरी ट्रांसड्यूसर में एक इलेक्ट्रिकल इलास्टिक मेंबर था प्रत्यास्थ सदस्य, और सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर के टर्न रूप में जो है हमने एक स्ट्रेन गेज का प्रयोग किया है। तो इस तरीके से हम
लोड सेल के द्वारा लोड की वैल्यू को डिजिटल फॉर्म में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये मेरा टॉपिक था। तो हम इसका डायग्राम और देख लेते हैं एक बार, जो हमने मेन डायग्राम हम इसमें समझ रहे थे। तो ये वाला डायग्राम था हमारा मेन, जो हमने इसमें समझा था। तो ये इसमें मेन डायग्राम है, और इसका ये मेन डायग्राम है, और ये भी हमारा सब लोड सेल के डायग्राम्स हैं। ये सब मैंने आपको समझा दिया है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। ये वेइंग बैलेंस है इस तरीके से जो है। और जो मेरे चैनल का नाम है वो सुनील मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्लासेस है, इसको आप सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। तो और भी टॉपिक मैं इसमें ऐड करता रहूँगा। तो फ़िलहाल ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, इजी लैंग्वेज मैंने समझाया है, ठीक है। तो फाइनली मैं इसको एंड कर रहा हूँ। तो एक बार मैं इसका डायग्राम फाइनल दिखा रहा हूँ, ये वाला, कि जो हमने समझा है डायग्राम, जो आप एग्ज़ाम में बनाना है वो आपको ये वाला डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, और भी टॉपिक मैं इसमें ऐड करता रहूँगा। थैंक यू।